अगर आप आंध्र प्रदेश से नहीं हो तो आपने कुछ टाइम में पवन कल्याण की एक वेव देखी होगी पॉलिटिक्स में। 2024 के इलेक्शंस में उनके रिजल्ट्स भी आए। जिनको नहीं पता उनके लिए कि लोकसभा इलेक्शंस जब हुए तो साथ में आंध्र प्रदेश के असेंबली इलेक्शंस भी साथ में हो रहे थे। पवन कल्याण ने असेंबली इलेक्शंस में सिर्फ 21 सीटों पर इलेक्शन लड़ा और 21 की 21 जीत ली। लोकसभा इलेक्शंस में 2 सीटों पर चुनाव लड़ा और दोनों जीत ली। अब पहले तो ये क्लियर कर देता हूँ कि अक्सर जब हम सेलिब्रिटीज को इलेक्शंस लड़ते हुए देखते हैं तो वो किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से टिकट लेते हैं और इलेक्शंस लड़ लेते हैं। अब वो चाहे इलेक्शन जीते चाहे इलेक्शन हारे, दोनों ही केसेस में उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो क्लियर कट कम होती हुई दिखाई देती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सारे ही पॉलिटिशियंस जब इलेक्शन लड़ने आते हैं तो किसी आइडियोलॉजी को लेके नहीं आते, वो सिर्फ अपना पॉलिटिकल करियर चमकाने आते हैं और किसी पार्टी के दम पे ही इलेक्शन लड़ते हैं। अपने फेम पे भी वो इलेक्शन जीत गए तो वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो शक्ल दिखाने भी नहीं जाते और फाइनली एक दिन आता है जब वो इलेक्शन हार जाते हैं। लेकिन पवन कल्याण उनमें से नहीं है। इनफैक्ट पवन कल्याण का तो सिस्टम ही उल्टा है। उनकी पॉलिटिक्स की शुरुआत ही ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस से नहीं हुई थी। खैर, पवन कल्याण का जो ये पॉलिटिकल करियर में बहुत तेज़ी से राइज हुआ है, ये सिर्फ 2 वजह से हुआ है। और इसमें जो एक वजह है वो डिस्कस मैं बहुत लंबे टाइम से करना चाह रहा था पर कर नहीं पा रहा था क्योंकि प्रॉपर टॉपिक नहीं मिल रहा था डिस्कशन का। बस उसी पे चलते हैं। उससे पहले मुझे 1 मिनट का टाइम चाहिए आपका। आपके सामने 2 बंदे आ रहे होंगे। लेफ्ट में वो इंसान है जिसने कैपिटलिज्म की इस दुनिया पे बहुत अच्छा भरोसा किया और हजारों रुपए शायद प्रोडक्ट्स पे खर्च कर दिए हो, शायद लाखों भी कर दिए हो, फिर वो चाहे स्किन के प्रोडक्ट्स हो या हेयर्स के प्रोडक्ट्स हो। लेकिन फिर भी बहुत कम उम्र में ही उसके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं और झड़ते झड़ते जब इतने कम हो जाते हैं कि वो फिर से सॉल्यूशन के लिए मॉडर्न वर्ल्ड के पास जाता है तो उसको सॉल्यूशन मिलता है कि भाई तू अब ट्रांसप्लांट करा ले। फिर से लाखों का खर्चा और चाहे बहुत कम ही हो फिर भी एक रिस्क। वहीं दूसरी तरफ जो है वो है आदिवासी कम्युनिटी के चीनू भाई, हक्की पिक्की कम्युनिटी के, जिन्हें मॉडर्न वर्ल्ड और मॉडर्न साइंस का ज्यादा कुछ खास अता पता था नहीं। उन्होंने सिर्फ जंगल और फॉरेस्ट की ही आयुर्वेदिक हर्ब्स का इस्तेमाल करके ऑयल क्रिएट करा बहुत लंबे टाइम तक। घर घर जाके बेचते भी थे अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। और इस कम्युनिटी का जंगल के आयुर्वेदिक हब से बनाया हुआ जो ऑयल है उसे यूज करने के बाद यहाँ के जो लड़कों के बाल हैं वो शायद हमारे यहाँ की लड़कियों के बाल से भी ज्यादा हों। ऐसा क्यों है? क्योंकि कैपिटलिज्म की इस दुनिया में प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं बिकेगा या उसकी क्वालिटी से ज्यादा किस तरह की उसकी मार्केटिंग हो रही है उस पर डिपेंड करता है। और जब मार्केटिंग में ही 60-70% पैसा खर्च होना शुरू हो जाए तो क्वालिटी आपको क्या ही मिलेगी। खैर, मेरा सजेशन यही रहेगा कि एक बार इस ऑयल को जरूर यूज करके देखें। अगर बालों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, स्क्रीन पे आपके नंबर आ रहे होंगे और वेबसाइट आ रही होगी, सिर्फ यहीं से ऑर्डर करना है, इधर उधर कहीं नहीं भागना। वापस आते हैं टॉपिक पे। पवन कल्याण की जो पूरी पॉलिटिक्स है, जो उनका राइज हुआ 2024 के इलेक्शंस में, वो सिर्फ एक बात पर डिपेंड करती है मोस्टली। पवन कल्याण की अपनी एक आइडियोलॉजी थी जिससे वो कभी हटे नहीं। और आइडियोलॉजी भी कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थी, बहुत सिंपल थी। जो गरीब हैं, वर्कर्स हैं, ओप्रेस्ड हैं, उनके लिए काम करना और दूसरा अपने फेथ और हिंदुइज्म को प्रोटेक्ट करना। जिन लोगों को ज़्यादा पॉलिटिक्स के बारे में पता नहीं होगा, मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। 2007-2008 में चिरंजीवी, जो पवन कल्याण के भाई हैं, उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट करी, प्रजा राज्यम पार्टी। वहीं से पवन कल्याण का पॉलिटिकल करियर स्टार्ट हुआ। लेकिन कुछ टाइम बाद 2011 में चिरंजीवी ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी को कांग्रेस में डिसॉल्व कर दिया। यहाँ से पवन कल्याण का जो मन था पॉलिटिक्स से वो काफी हट गया था और उन्होंने पॉलिटिक्स से दूरी बना ली। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद 2014 के अराउंड पवन कल्याण ने अपनी खुद की पार्टी क्रिएट करी, जन सेना पार्टी। 2019 में उन्होंने इलेक्शंस भी लड़े लेकिन कुछ खास परफॉर्म कर नहीं पाए। 2024 में जब उन्होंने इलेक्शंस लड़े तो 100% स्ट्राइक रेट था उनका। अब ये मुमकिन कैसे हो पाया? पहली चीज, उनकी आइडियोलॉजी का जो पहला पार्ट था। अगर मैं ये कहूँ कि पवन कल्याण एक पार्ट टाइम एक्टर हैं और फुल टाइम पॉलिटिशियन, तो ये गलत नहीं होगा। आंध्र प्रदेश के मोस्टली बाहर रहने वाले लोगों को, और हो सकता है आंध्र प्रदेश के अंदर रहने वाले कुछ लोगों को भी ना पता हो, उनके लिए तो पवन कल्याण पॉलिटिशियन सिर्फ 2024 में बने। लेकिन उनकी जो मेहनत है वो बहुत लंबे टाइम से चल रही है। हजारों लोगों की हेल्प पवन कल्याण ने की है। उसके कुछ ऑफिशियल सोर्सेस मिलते हैं, कुछ अनऑफिशियल सोर्सेस मिलते हैं। जैसे पवन कल्याण ने एक ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप करा, कॉमन मैन प्रोटेक्शन फोर्स। करोड़ों रुपए का डोनेशन इस ऑर्गेनाइजेशन में करा। लेकिन बाद में जब उन्हें रियलाइज हुआ कि किसी भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कंटिन्यूअस फंडिंग की जरूरत पड़ती है, तो पवन कल्याण ने डिसाइड करा कि वो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ज्यादा से ज्यादा मूवीज क्रिएट करने की कोशिश करेंगे ताकि उससे जो पैसा क्रिएट हो वो उस नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में रन करने के लिए और लोगों की हेल्प करने के लिए यूज कर सके। इसी ऑर्गेनाइजेशन के सेटअप के टाइम पवन कल्याण ने अपना पर्सनल एड्रेस, अपने पर्सनल नंबर्स तक लोगों में बांट दिए थे। कोविड के टाइम पे पवन कल्याण ने 2 करोड़ कोविड रिलीफ फंड में डोनेट किए। हैदराबाद में जब फ्लड आई तो 1 करोड़ रुपए डोनेट किए। अयोध्या में राम मंदिर बना तो 30 लाख रुपए डोनेट किए। और ऐसी हजारों सोशल हेल्प्स हैं जो वो करते रहे। और कई ऐसी हेल्प्स हैं जो ऑफिशियल भी नहीं है, जो शायद उनके आसपास के लोगों को पता भी नहीं चला। जिनको हेल्प मिली बस उनको ही पता चला। एक ऐसी अनऑफिशियल रिपोर्ट भी है कि पवन कल्याण ने 2 ऑर्फन्स को गोद लिया हुआ है, अडॉप्ट किया हुआ है और उनकी देखरेख की जिम्मेदारी सिर्फ उनकी है। ये सारे काम पिछले 10 सालों में किए जा रहे थे
और उसका जो रिजल्ट है वो 2024 में आके दिखा। दूसरा और जो एक्स फैक्टर और जिसका डिस्कशन मेरे को आप लोगों के साथ करना था वो है अपने फेथ के लिए खड़ा होना और हिंदूज के राइट्स के लिए खड़ा होना। आंध्र प्रदेश के जो बाहर लोग रहते हैं उनको इसका कुछ खास आइडिया होगा नहीं, लेकिन काफी कुछ चल रहा था आंध्र प्रदेश में पिछले कई सालों से। अब इसमें जो मैं आगे बताऊंगा वो सारा कुछ सोर्सेस के थ्रू ही बताऊंगा, लिंक्स के थ्रू बताऊंगा, क्योंकि भाई किसी का कोई भरोसा नहीं है कौन सी गवर्नमेंट किसके पीछे पड़ जाए। ऑफिशियली 2011 के सेंसस के हिसाब से आंध्र प्रदेश में क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन है 1.34%, लेकिन आंध्र प्रदेश के बाहर के लोगों के लिए, खास करके नॉर्थ इंडिया, इनके लिए थोड़ा शॉकिंग होगा कि कुछ लोगों का, कुछ रिपोर्ट्स का यह मानना है कि आंध्र प्रदेश में 15 से या फिर 10 से 30% तक क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन हो चुकी है। ये कैसे हो सकता है, क्योंकि कोई भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती अनटिल एंड अनलेस वहाँ पे हाई लेवल ऑफ कन्वर्जेंस ना हुए हों। अब मैं कुछ डेटा ही बताऊंगा आपको, अपनी तरफ से कोई ओपिनियन नहीं दूंगा। आंध्रा इवेंजेलिकल लूथरन चर्च, इनकी एक पोस्ट आती है वेबसाइट पे जहां ये मेंशन्ड होता है कि 30 लाख 3 मिलियन मेंबरशिप है उस चर्च की। 30 लाख मेंबरशिप सिर्फ एक सिंगल चर्च की, और आंध्र प्रदेश की अगर 1.34% के पॉपुलेशन के हिसाब से भी अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि पॉपुलेशन शायद 30 लाख भी ना हो। अब बात ये आती है कि अगर आंध्र प्रदेश में इतने तगड़े लेवल पे कन्वर्जेंस हुए थे तो फिर ये सेंसस में दिखाई क्यों नहीं देता, ये सर्वेज में दिखाई क्यों नहीं देता। अब एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये जो कन्वर्जन्स हैं ये मोस्टली दलित पॉपुलेशन के हुए हैं, और ऐसे सिनेरियो में जब वो क्रिश्चियंस में कन्वर्ट होते हैं तो जो कोटा है या फिर रिजर्वेशन है वो उनके पास से चला जाएगा। इसलिए ऑफिशियली ये चीज रिपोर्ट नहीं करी जाती, और बाय फेथ जो लोग क्रिश्चियंस हैं वो बाय डॉक्यूमेंट्स अपने आप को क्रिश्चियंस नहीं दिखाते। और ऐसी भी एलिगेशंस हैं कि जो अभी 2024 से पहले वहाँ पे गवर्नमेंट थी YSR कांग्रेस की, वो गवर्नमेंट इन कन्वर्जन्स में उनका भी कहीं ना कहीं रोल था। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कुछ डेटा कह रहा है, कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं जो अच्छे खासे रिनाउंड न्यूज पोर्टल्स ने छापी हुई हैं। जैसे मार्च 2023 में खबर छपती है कि आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करा जाता है दलित क्रिश्चियंस को SC यानी कि शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में इंक्लूड किया जाए। और ये रेजोल्यूशन जो है वो यूनियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता है कि ऐसा मॉडिफिकेशन या फिर अमेंडमेंट करा जाए कॉन्स्टिट्यूशन में। जगन मोहन रेड्डी जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे अभी इलेक्शन से पहले, सिंपल अगर विकिपीडिया भी खोलोगे तो उनका जो जन्म है वो एक क्रिश्चियन फैमिली में ही हुआ था। 2019 में जगन मोहन रेड्डी की जो गवर्नमेंट है वो क्रिश्चियन यात्रियों की जो जेरूसलम जाना चाहते हैं उनका जो असिस्टेंस है, जो अमाउंट है, पैसा है, वो 50% तक बढ़ा दिया जाता है। पहले वो अमाउंट 40,000 थी, उसे डायरेक्टली 60,000 तक कर दिया जाता है। 5,196 पेस्टर्स को 5,000 रुपए पर महीने पेमेंट दी जा रही थी, और ऐसी कई सारी हेल्प थी जो गवर्नमेंट की तरफ से आ रही थी। अब यहाँ तक तो वो सारी कहानी है जो हम बहुत पहले से देखते हुए हैं कि हमारे देश में जो सेकुलरिज्म है वो सिर्फ हिंदूज के लिए है, लेकिन ये बात सिर्फ वहां तक नहीं रुकती, ये बात और गहरी होती चली जाती है जैसे जैसे इस पे और रिसर्च करी जाती है। तिरुपति बालाजी के बारे में सभी ने सुना होगा। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम वो अच्छा खासा इंपॉर्टेंट हिंदू फेथ का एक टेम्पल है। आप थोड़ा शौक हो जाओगे जान के कि चर्चेस और किसी भी टाइप की मोस्क्स को कोई भी टाइप की गवर्नमेंट उसे कंट्रोल नहीं कर सकती। ये एक तरीके का सेकुलरिज्म है कि रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस अपने इंस्टीट्यूशंस को, चर्चेस को, मोस्क्स को वो खुद ही ऑपरेट कर सकते हैं, वो सभी को आज़ादी है, वो अपने धर्म को प्रोपोगेट कर सकते हैं। लेकिन जब टेम्पल्स का केस आता है तो ऐसा नहीं होता। तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल करा जाता है। और आप ये सुन के भी थोड़े से शौक हो जाओगे कि काफ़ी कुछ पिछले सालों में हुआ जिससे पता चला कि तिरुपति बालाजी में भी वहाँ की फंडिंग्स और वहाँ के आसपास के वातावरण में भी कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा था। तिरुपति बालाजी को जाने वाली बस, उसके टिकट तक पर एडवर्टाइजमेंट कराए जा रहे थे। ऐसी एलिगेशंस हैं कि टिकट के पीछे जेरूसलम की पवित्र यात्रा जो मोस्टली क्रिश्चियंस के लिए होती है उसके भी एडवर्टीजमेंट्स रन करे जा रहे थे टिकट के पीछे। कई बार ऐसे एलिगेशंस भी लगाए गए कि जो ट्रस्ट TTD तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, उसमें कई सारे मेंबर्स ऐसे थे जो क्रिश्चियन फेथ में बिलीव करते हैं, जिसको शायद ये अंडरस्टैंडिंग ना समझ में आ रही हो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल करने से या ना करने से क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क बहुत लंबा चौड़ा पड़ता है। सपोज करो कोई रिलीजन है A, उसके अपने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। अब उसको जो फंडिंग आती है, फिर चाहे वो इंडिया से आए चाहे बाहर से आए, या उसे लोग फंड करें, उसके पास अपना वो पैसा है। अब वो अपने फेथ, अपने बिलीफ सिस्टम को प्रोपोगेट करने के लिए फंडिंग्स का इस्तेमाल कर सकता है। इनफैक्ट कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ रिलीजियस प्रीचर्स द्वारा कन्विंसिंग के लिए पैसा और रिसोर्सेज का इस्तेमाल करा गया। लेकिन जब हिंदू टेम्पल्स को गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल करा जाएगा तो हिंदू रिलीजियस लीडर्स के पास कहाँ से पैसा आएगा अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने धर्म को, अपने बिलीफ सिस्टम को प्रोपोगेट करने के लिए। खैर, इस पूरे इंसिडेंट के बारे में कभी और रिसर्च प्रॉपर वीडियो अलग से क्रिएट करूंगा, वरना टॉपिक काफी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन यही वन ऑफ द एक्स फैक्टर भी है जिसके लिए पवन कल्याण ने स्टैंड लिया। और जैसे ही पवन कल्याण की पॉलिटिकल पार्टी जनसेना पार्टी
और टीडीपी के अलायंस वाली गवर्नमेंट फॉर्म हुई, चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर बने, चीजें चेंज होनी स्टार्ट हो गई। अगर थोड़ी सी न्यूज़ पे फोकस करोगे तो आपको दिखाई देगा कि चंद्रबाबू नायडू ने काफ़ी कुछ अभी स्पीचेस दी हैं, बोला है। उन्होंने एक तरीके की कसम खाई है कि वो जितना भी करप्ट सिस्टम है तिरुपति अथॉरिटी में उसको क्लियर करेंगे। इनफैक्ट चंद्रबाबू नायडू ने ये तक बोल दिया कि तिरुपति में सिर्फ गोविंदा का ही नाम लिया जाएगा, सुना जाएगा। अगर ये स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं तो इसका क्या मीनिंग हो सकता है वो आप अपने हिसाब से निकाल लो। खैर, ये एक एक्सप्लेनेशन है कि पवन कल्याण कैसे 10 सालों में इतने स्ट्रॉन्ग हुए कि उनका जो स्ट्राइक रेट है इलेक्शंस में वो 100% हो गया, क्योंकि उनकी जो पूरी मेहनत थी, उनका जो पूरा काम था वो एक आइडियोलॉजी पे बेस्ड था। वही आइडियोलॉजी स्टार्टिंग से लेके आज तक चली आई और उसके साथ में जब वो सेल्फलेस लोगों की हेल्प करने वाली चीजें जुड़ी तो एक वेव बन गई और पवन कल्याण का जो ट्रस्टेड वोट बैंक है वो क्रिएट हुआ।